Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा हम लोग इक्वेशंस के टॉपिक को आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। इक्वेशंस का टॉपिक एक वो टॉपिक है जो कि नस साइड हो, एनईडी साइड हो, फास्ट साइड हो, आईबीए साइड हो, चाहे वो आईबीए का बीबीए हो, आईबीए का सीएस हो, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग की है चाहे वो बिजनेस की है, उसके अंदर लाजमी इक्वेशंस का टॉपिक पूछा जाता है। तो आज की क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि टॉपिक कैसा है, कौन सा है और उसमें ऐसी खास क्या बात थी। तो मेरा बच्चा आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम इक्वेशंस का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जाहिर सी बात है हमारे पास एक जनरल सेंस, एक जनरल चीज हमारे जहन में क्या आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। इक्वेशन कौन सी होगी भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आइए समझ लेते हैं इक्वेशंस क्या क्वाड्रेटिक ही होती हैं या कुछ और भी होती हैं। तो इन तमाम की तमाम बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जब कभी हम इक्वेशंस का जिक्र करते हैं ना तो अक्सर वो पेशतर इक्वेशंस को एक खास नाम से याद किया जाता है, या अक्सर वो पेशतर हम इक्वेशंस को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल टर्म्स कह रहे होते हैं। बहुत से लोगों या बहुत सी जो अच्छी किताबें होती हैं इंग्लिश की, या आप कह लो इंडियन ऑथर्स की जो स्पेशली किताबें होती हैं जेडब्ल्यू वगैरह की, वहां पे इक्वेशंस का टॉपिक अक्सर पॉलिनोमियल्स के नाम से रेफर किया जा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझते हैं। बेटा दुनिया के अंदर ये पॉलिनोमियल जो वर्ड है ना, इसमें दो चीजों से मजमूआ है। लफ्ज पॉली, ये वो पॉली नहीं है जो आपके पास जो बड़ी मशहूर सीरीज थी पीकी ब्लाइंडर्स, उसके अंदर होती है आंटी पॉली, ये वो नहीं है बेटा, दूसरी पॉली है। पॉली के बुनियादी मायने क्या होती हैं? मैनी। पॉली के बुनियादी मायने क्या होती हैं? मैनी। सही है। और जो नॉमियल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, इनको कहते हैं टर्म्स। यानी कि इक्वेशंस या फिर पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? ऐसी पर्टिकुलर चीज जो बहुत सी टर्म्स का मजमुआ हो, बहुत सी टर्म्स से मिलके बन रही हो। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा भाई, एक चीज तो ये हो गई। अब मैं एक और चीज आपको डिफाइन कर देता हूँ। इक्वेशंस कहते किसे हैं और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? भाई इक्वेशन होती है ऐसी चीज जिसके अंदर वेरिएबल भी आ रहा हो, यानी कि एक्स या वाई, और साथ में इक्वल टू का साइन भी हो। एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक्स और वाई होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, मगर इक्वल टू नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा भाई, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स वैसे तो मेरा बच्चा बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल रखूं, मैं क्या रखूं आपके सामने? एक सिंगल टर्म का। यानी कि मैंने आपके सामने रखा 7x। अब जो 7x है, मुझे बताओ ये कितनी टर्म्स आ रही हैं? आप बोलेंगे सर ये एक ही टर्म है। तो भाई एक ही टर्म को मैथ्स में क्या कहते हैं? मैथ्स में इसको कहते हैं मोनो। यानी कि इस पर्टिकुलर 7x को, इस टर्म का हम एक नाम क्या रख सकते हैं? मोनोमियल। क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। मैथ्स के अंदर इसका एक नाम क्या हो सकता है? मोनोमियल। क्यों मोनोमियल इसको कहा? क्योंकि मेरा बेटा एक टर्म की इक्वेशन आ रही है, ये एक टर्म की एक्सप्रेशन आ रही है, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? मोनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने इस तरह की स्टेटमेंट रख दूं, 7x प्लस का 2y, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं। तो भाई दो टर्म्स को मैथ्स में क्या कहते हैं? बाय। यानी कि क्या बन गया? बाइनोमियल। क्या बन गया? बाइनोमियल। क्लियर है मेरा बच्चा? इसी तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पे रख दूं क्या, तीन टर्म्स की इक्वेशन, 3x² प्लस का 7x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब जो मैंने आपके सामने इक्वेशन या जो भी टर्म रखी है, इस टर्म में क्या है मेरा बेटा? तीन टर्म्स की इक्वेशन आ रही है। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? तीन टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स आ रही हैं? तीन टर्म्स आ रही है। तो मैथ्स में तीन टर्म्स की चीजों को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ट्राइनोमियल। क्या नाम पड़ जाएगा मेरा बेटा? ट्राइनोमियल। क्लियर है? स्टार्टिंग के अंदर बड़ी बेसिक बात कर रहा हूं कि भाई देखो आपके पास इक्वेशंस क्या होती हैं? एक ऐसी टर्म जिसके पास वेरिएबल भी हो और इक्वल टू का साइन भी हो। फिर मैंने आपको कहा कि देखो बहुत दफा इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अक्सर और पेशतर आप इस तरह का एमसीक्यूज देखोगे, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बता दो या पॉलिनोमियल की रूट बता दो। तो भाई पॉलिनोमियल होता है क्या, पहले मालूम होना चाहिए। पॉलिनोमियल बेसिकली एक जनरल सेंस में एक जुमले को कहते हैं। जिस तरह इंसान को इंसान कहते हैं ना, बट इंसान के फिर नाम होते हैं। आपको अगर गली में चलते हुए कोई इंसान कह के बुलाए तो आप बेटा रुकोगे? नहीं रुकोगे ना भाई, क्योंकि इंसान थोड़ी हो तुम, मतलब इंसान तो हो मगर आपका नाम हो ना यार एक स्पेसिफिक, वही चीज है। तो पॉलिनोमियल के स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं, नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल टर्म रखी हुई है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। अगर दो टर्म्स की इक्वेशन या दो टर्म्स की कोई चीज आ रही है उसको बाइनोमियल कहते हैं। और अगर तीन टर्म्स की कोई चीज आ रही है उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? ट्राइनोमियल कहते हैं। सबसे पहले तो हमने इस बात को डिस्कस कर लिया। क्लियर है मेरा बच्चा? अब देखिए, अब कुछ और एक चीज डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब जो हम चीज डिस्कस करने चाह रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
मगर उससे पहले मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। बचपन के अंदर जब आप छोटे से थे, मासूम से थे, आपको ये बात मालूम है बेटा, किसी भी इक्वेशन को, दुनिया में जो कोई भी इक्वेशन होती है, मैंने आपको बता दिया इक्वेशन किस चीज को कहते हैं, एक ऐसी चीज जिसके अंदर वेरिएबल्स यानी कि अननोन भी आ रहे हो और साथ में इक्वल टू का साइन भी और कांस्टेंट भी हो, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब दुनिया में यार इक्वेशन भी बहुत तरह की होती है। अब हमने देखो इंसानों के अंदर टाइप्स हैं, मर्द हैं तो औरतें हैं, मगर क्या सारी मर्द एक जैसी होती है? नहीं भाई, मर्दों में फिर उनकी अपनी टाइप्स आती हैं, फिर उनमें उनकी टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जांपल मर्दों में टाइप्स हैं भाई, 50 प्लस के अलग होते हैं, 40 प्लस के अलग होते हैं, 20 प्लस के अलग होते हैं, 30 प्लस के अलग होते हैं, 5 प्लस के अलग होते हैं। औरतों में भी सेम रेंज है। फिर मर्दों में और टाइप्स आ सकती हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई नहीं करता, कोई वेट लिफ्टिंग करता है, कोई नहीं करता, कोई रेसिंग करता है, नहीं करता, कोई स्मोकिंग करता है, नहीं करता। देयर कैन बी सर्टेन नंबर ऑफ टाइप्स। सेम गोज फॉर द इक्वेशन। इक्वेशंस भी बिल्कुल यही है भाई। पहले पॉलिनोमियल्स आए, पॉलिनोमियल्स को फर्दर डिफाइन कर दिया, अब ये इक्वेशंस के अंदर ही फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि भाई इक्वेशन को पहचानना कैसे है। तो दुनिया में कोई भी जो इक्वेशन आप पहचानते हो ना, हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं कि इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं। भाई इक्वेशन को पहचाना जाता है उसके वेरिएबल यानी कि अननोन के ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है उससे। दुनिया में कोई भी इक्वेशन जो पहचानी कैसे जाती है, उसके अननोन पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है, उसके अननोन पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसके जरिए इक्वेशन को पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3x² प्लस का 4y, प्लस का पहले आसान चलो लिखते हैं, प्लस का 4y इक्वल टू के बाद 2, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, बताओ ये कैसी इक्वेशन है, हो सकता है कुछ बच्चे जवाब दे दें तो कुछ बच्चे जवाब ना दे सकें। तो भाई इक्वेशन को पहचानते कैसे हो? देखो इक्वेशन में जो भी ये वेरिएबल होता है, अननोन होता है, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। देखो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। सही है ना? तो भाई ये जो इक्वेशन है कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन रख दूं, लीनियर इक्वेशन के मायने ये होते हैं कि कैसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 का होना। सही है? तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशंस भी होती हैं। क्यूबिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी कि भाई जिसकी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही हो, क्यूब की आ रही हो। हाईएस्ट पावर किसकी आ रही हो, क्यूब की आ रही हो। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएंगी, क्यूब कहलाएंगी। तो भाई इक्वेशंस को पहचानने के लिए हमेशा उनके वेरिएबल की डिग्री की हाईएस्ट पावर देखी जाती है। क्लियर है मेरा बच्चा? ये बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मजे की बात कर रहा हूँ। आई होप सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। क्लियर है मेरा बच्चा? आगे मूव करेंगे। अगर सबको क्लियर है तो फिर जल्दी से आगे मूव करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास असल में कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री का, कि भाई ये डिग्री क्या होती है। भाई ये वो डिग्री नहीं है जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, ये डिग्री इक्वेशंस की डिग्री कहलाती है। अब डिग्री क्या होती है, ऑल दो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप बोलेंगे सर कब पढ़ाया आपने डिग्री, अभी तो आपने कुछ डिग्री का जिक्र ही नहीं किया था। भाई मैंने जो भी बातों बातों में आपको चीज सिखाई थी ना, डिग्री कहलाती है। यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको मैथ्स के अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास एक इक्वेशन है 7x² प्लस का 3y³ प्लस का 9 इक्वल टू 0। कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई बताओ इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री के मायने क्या होते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, एक वेरिएबल क्यूब है। हाईएस्ट पावर देखोगे हमेशा, तो हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है। तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या कहलाएगी, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। क्या कहलाएगी, थर्ड डिग्री इक्वेशन, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसीलिए इसका नाम भी क्यूबिक इक्वेशन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने इक्वेशन रख दूं 7x² प्लस का x प्लस का 1, तो अब की बारी में देखो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। अब की बारी में इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर आ रही है, इक्वेशन की डिग्री क्या आ रही है मेरा बेटा, 2 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक और इक्वेशन रख दूं x की पावर 4 नेगेटिव का 2 इक्वल टू 0। अब की बारी में अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताओ इस इक्वेशन की डिग्री क्या आ रही है, तो भाई इस इक्वेशन की डिग्री क्या आ रही है, 4 के बराबर आ रही है। तो हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। डिग्री बेसिकली क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक की बात? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। अब जब हम डिग्री का टॉपिक कवर कर चुके हैं, अब मैं आपको एक और टॉपिक पे लेके जाऊंगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये $1 बिलियन का है। इसका नाम क्या है, रूट्स। अब बहुत से बच्चे समझते हैं रूट्स पता नहीं अंडर रूट को कहते हैं। नहीं बेटा, मैथ्स के अंदर रूट हम कहते हैं हमेशा आंसर को।
रूट किसको कहते हैं? आंसर को। या आसान भाषा में सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज नोन एज रूट। यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको रूट कहते हैं। क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना मेरा बच्चा, उसका सॉल्यूशन होता है रूट। अब अक्सर और पेशतर एक एमसीक्यू पेपर में बहुत आता है, एक इक्वेशन गिवन होगी, कहा जाएगा बताओ इसका डिग्री और इसके रूट कितने होंगे। डिग्री और रूट पूछ लेता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगेन अब जो मैं बात कहने वाला हूँ, देखो ये टॉपिक, ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, और ये थ्योरेटिकल चीजें सारी अपनी बेसिक मैथ्स से लिंक करती हैं, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बचपन में जब आप छोटे से थे, मासूम से थे, आपको आपके टीचर्स ने ये बात जरूर बताई होगी। अगर नहीं बताई तो बेटा इसका मतलब वो सही टीचर नहीं था, पहले बता रहा हूँ कि भाई किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर्स होते हैं। या फिर हो सकता है टीचर ने ऐसे कहा हो कि बेटा जो भी इक्वेशन का नाम होता है ना उतने ही उसके आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 आंसर्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशंस के 3 आंसर्स होंगे। हो सकता है बात बताई हो, अब आपको याद आ रही हो। या फिर टीचर ने ऐसे कहा होगा कि भाई इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है उतने ही आपके आंसर्स होंगे। तो ये बिल्कुल सही चीज है। ऐसा होता क्यों है भाई? देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया की हर इक्वेशन की जो डिग्री होती है और रूट्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और रूट्स क्या होते हैं? उस इक्वेशन का आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके पास इक्वेशन की डिग्री होती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के उतने ही आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 7x² प्लस का 3y³ प्लस का 9 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? d इज इक्वल टू 3। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे भी करता हूँ वो हमारा टॉपिक नहीं है, जब भी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो भी y या x के आंसर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आ रही है, देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरे पास आंसर्स भी कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि रूट्स भी 2 होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से देखो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ रही है क्वाड्रिलेटरल आ रही है, यानी कि इसकी डिग्री 4 के बराबर है। डिग्री कितने बराबर है? 4 के। तो इस इक्वेशन के रूट्स भी कितने आएंगे? यानी कि रूट्स कितना, रूट्स का मतलब कि आंसर्स कितने आएंगे? वो भी 4 ही आएंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम? आई होप मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि भाई डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है तुम्हारी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। रूट्स क्या होती है? उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसको रूट कहते हैं मैथ्स में। अच्छा तो बेटा, अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की जाने मूव कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पोर्शन से। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिर्फ ये टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको चूंकि कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, मैं जरा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें ये बात मालूम है और हमें ये बात मालूम होनी भी चाहिए हमेशा कि भाई देखो, अगर दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट आ रहा है, दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो बेसिकली वो स्क्वायर रूट आप रिमूव कर देते हो। वो स्क्वायर रूट जब रिमूव करते हो तो पावर में क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट की वैल्यू, जो कि 1/2 के 2 के बराबर होती है ना भाई? यानी कि दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो बेसिकली आप उस स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हो। स्क्वायर रूट एक स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर होता है हाफ के, तभी इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसी तरीके से दुनिया में कभी भी किसी टर्म के ऊपर अगर क्यूब रूट आ रहा है तो इस क्यूब रूट को भी रिमूव कर सकते हो, और जब ये क्यूब रूट रिमूव होगा तो बेसिकली उस टर्म की पावर में क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अच्छा भाई, तो ये तो हमने एक सिंपल सी बात कर ली, हमने एक सिंपल सी बात डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टॉपिक के ऊपर। बिलियंस एंड डॉलर्स का टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, इधर बैठ कर समझ लेंगे इस साइड के ऊपर। अब देखिएगा जरा, बड़े मजे का टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास x की वैल्यू बराबर आ रही है किसके? 1 के। आपके पास x की वैल्यू बराबर है किसके? 1 के। आप बोलेंगे ओके सर, नो इशू, x की वैल्यू बराबर है 1 के। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस x के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्यूब रूट है, इस x की वैल्यू बराबर है किसके? 1 के, और इस 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्या है? क्यूब रूट है। आप बोलेंगे सर नो इशू, अभी भी कोई मसला नहीं है, सिंपल सी बात है ना भाई? हमने क्या कहा? हमने कहा कि लेट x इज इक्वल टू 1। भाई ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किस तरह के, उनको भी आगे चल के समझना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास x की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। तो कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई बताओ ये x की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो भाई अगर मैं इस 1 के ऊपर क्यूब रूट ले लूं कोई मसला होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी मसला नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या कर दें,
हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इस क्यूब रूट को रिमूव करूं तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा 1/3। पावर में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1/3 आ जाएगा। ऐसा ही है मेरा बच्चा, पावर में क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 1/3 आ जाएगा। अब देखिए पावर में आ गया 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1 की पावर में 1/3। बेटा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, कभी भी अगर आपको इक्वल टू के आमने सामने दो टर्म्स गिवन है, अगर आपको एक टर्म की पावर में आने वाली वैल्यू को दूसरी टर्म की पावर में सेंड करवाना है, मैथ्स इसकी आपको इजाजत देता है, मगर ये पावर जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो रेसिप्रोकेट होके जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर में 3 इक्वल टू 1। क्लियर है, क्या स्टेप करो दोबारा समझ लीजिए। x इज इक्वल टू 1 की पावर में 1/3 आ रहा है, जब इस 1/3 को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे आके क्या बन जाएगा बेटा, ये x क्यूब बन जाएगा। सही है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x क्यूब इक्वल टू 1। तो अगर इस प्लस के 1 को इस तरफ सेंड करवा दूं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 0। सही है मेरा बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मेरा बच्चा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, बचपन से आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम बेसिकली इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 1 x ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 0 का 0। अब क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों फैक्टर्स बारी बारी 0 के बराबर कंसीडर किए जाएंगे। एक दफा आप कंसीडर कर लोगे x माइनस 1 की वैल्यू को 0 के ऊपर, और एक दफा कंसीडर कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू को 0 के ऊपर। क्लियर है मेरा बच्चा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस फैक्टर से आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव 1 के बराबर है ना 0, तो यहाँ से आपके पास देखो x माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो जब माइनस के 1 दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास एक x का आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली x का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है, तो भाई देखो यहाँ पे तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 1, b की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, और c की वैल्यू भी इत्तेफाक से 1 के बराबर है। a क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, तो स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। b क्या होता है, सिंगल पावर वाले वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, जो कि यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि वैसे ही 1 है। सही है, तो तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवा दो तो क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज b की वैल्यू 1 प्लस माइनस का सिंबल रूट की वैल्यू, b की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a। a की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा 1 के बराबर आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 का 1 एज इट इज माइनस का 4 एज इट इज, डिवीजन में क्या आ रहा है 2 का 2 आ रहा है। क्लियर है भाई, और से देखिएगा अब असल चीज यहीं से आ रही है बिलियन डॉलर्स की। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे एक में से अगर मैं 4 निकालूंगा तो रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, कभी भी रूट में नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो तो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ये बराबर होता है आयोटा के। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर नेगेटिव का 1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, रूट के अंदर नेगेटिव का 1। सही है ना, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x बराबर आएगा माइनस के 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के। हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर है मेरा बच्चा, चूंकि प्लस माइनस की फॉर्म में इसका मतलब दो वैल्यूज होगी, एक वैल्यू होगी प्लस में, एक होगी माइनस में। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये डेरिवेशन याद करने की नीड नहीं है आपको, खाली मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूँ इसलिए आप तमाम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके पास इस तरीके से x के दो आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट के अंदर जब आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे x के फाइनल आंसर का, तो देखो आपके पास x का एक आंसर ये आया था 1, एक आंसर क्या आया, ये आया माइनस का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और एक और आंसर क्या आया, माइनस का 1 माइनस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमारे पास, गौर से देखिए मेरा बेटा, कितने आंसर्स आ गए हैं, 3 आंसर्स आ गए। तो बेसिकली ये जो 3 आंसर्स आए ना, इनको असल में मैथ्स में क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये वो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
बहुत से टीचर्स इसको डायरेक्टली लिखवा देते हैं, बट मैं हमेशा इसकी डेरिवेशन बच्चों को पहले बताता हूँ कि आ कैसे रहा था। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसके क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स आनी चाहिए है क्या चीज। अब आइए जरा मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखो भाई, इस इन तीनों जो आंसर्स आए आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस का आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस का आयोटा √3/2। अब दो चीजें आपको जहन में रखनी है। कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, सही है ना। जिनको नहीं पढ़ाया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो यूट्यूब से जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा। तो भाई आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की खास बात क्या होती है, सबसे पहली खास बात कि भाई इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, मगर इन तीन में से जो ये एक टर्म है, ये वन, ये रियल पार्ट होता है, ये रियल टर्म है। कौन सी टर्म है, रियल टर्म। बाकी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या कहलाती हैं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्यों होती है, मैंने ये बात आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ाई थी। कॉम्प्लेक्स टर्म किसे कहते हैं, ऐसी टर्म को जिसमें इमेजनरी वैल्यू आ रही हो। तो भाई देखो, ये जो -1 प्लस का आयोटा √3/2 है, और -1 माइनस का आयोटा √3/2 है, बेसिकली इन दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, और आयोटा एक इमेजनरी वैल्यू है। इसीलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर एक वैल्यू रियल होती है और बाकी दो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होती है। तो बहुत दफा ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर बताओ रियल पार्ट कौन सा है, तो वन इज अ रियल पार्ट, और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो आपको ये डेरिवेशन सिर्फ समझ आनी चाहिए, इसके एमसीक्यूज पेपर में कैसे आएंगे वो सारी बातें मैं भी क्लियर कर दूंगा आपको। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत कतई तौर पे नहीं है भाई। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल भैया, हमसे कहा जाता है कि वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ। वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ भाई, ये एमसीक्यू आएगा पेपर में। तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि एक सिंपल पॉजिटिव वन का, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वैसे पॉजिटिव वन पे सॉल्व किया था, गौर से देख लीजिएगा कि हमने एक्स की वैल्यू बराबर ली थी वन के, है ना भाई, ये एक्स की वैल्यू ने वन के बराबर ली हुई है। तो जरा गौर से देखिए, अगर आपको सिंपल पॉजिटिव वन दिया जाए और कहा जाए बताओ इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, कैसे निकालोगे मेरा बेटा, डायरेक्टली आपको आंसर्स पता होने चाहिए। क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई बताओ नेगेटिव के वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, देखो अब की बारी में नेगेटिव है, नेगेटिव वन, तमाम वैल्यूज में नेगेटिव साइन आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर मालूम। नेगेटिव वन का क्या होगा, -1 कॉमा नेगेटिव ओमेगा कॉमा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि बताओ पॉजिटिव के 8 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, पॉजिटिव के 8, देखो 8 किसका क्यूब रूट है, 8 होता है 2 का क्यूब रूट, तो आंसर क्या होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है मेरा बच्चा, सही है। इसी तरीके से लेट सपोज आपसे कहा जाता है -27 का, बेटा मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक करता है, बहुत दफा बात बता चुका हूं कि लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है। आपसे कहा जाता है लेट सपोज -27 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताओ क्या होगा, तो भाई 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, मगर यहाँ पे -27 है, तो आंसर्स क्या होंगे आपके, -3 कॉमा -3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर अगर 2 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मांग लिया जाए, बेटा अव्वल तो वो नॉर्मली ऐसी चीज देगा जिसका परफेक्ट क्यूब रूट मौजूद हो। अब लेट सपोज अगर 2 का क्यूब रूट मांग रहे हैं, तो बेटा 2 तो किसी का क्यूब रूट नहीं होता, तो भाई सपोजिशन करवा के आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से इसके आंसर लोगे। क्या आंसर आएंगे आपके पास इसके, अगर 2 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, एक होगा क्यूब रूट 2, एक होगा मेरे पास क्यूब रूट 2 ओमेगा, एक होगा मेरे पास क्यूब रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। या अगर इस तरीके से मुझसे 3 का मांग लिया जाए तो क्या होगा, क्यूब रूट 3 ओमेगा, क्यूब रूट 3 ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर मांग लिया जाए तो फिर इस तरीके से सपोजिशन के ऊपर वो फाइंड किया जा सकता है। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस कर लिया। यहां तक की बात के सबको पल्ले पड़ती है, क्लियर है, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो बेटा अब फाइनली हम लोग एक और टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सिंपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझा है, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज समझने के ऊपर मूव करने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है ना मेरा बेटा, ये बहुत सारी हैं, और इसके एमसीक्यूज भी बेतहाशा पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज बहुत आती हैं। अच्छा भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, सिंपल सी बात है भाई, बता चुका हूँ, 1 ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। ओके, और इसमें से वन क्या है, रियल पार्ट, ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। एक चीज तो ये हो गई। हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत पूछा गया है,
जो सम होता है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। उसके पीछे रीजन भी बता देता हूं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होती है। थ्योरम है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इनमें इनकी वैल्यूज डालो ना, लेट सपोज आपके पास 1 का 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा होता है -1 प्लस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ये होता है -1 माइनस का आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं एलसीएम लूं यहाँ पे 1/2 कर दूं, तो भाई देखो ये 2 -1 -1 -2 हो गया, 2 से 2 कट गया, प्लस के आयोटा √3 से नेगेटिव का आयोटा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड नंबर के ऊपर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे? आइए डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो, कभी भी अगर आप इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज को आपस के अंदर क्या करो? मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट लो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी आपका? 1 के बराबर। ऐसा क्यों होगा? देखो 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मासूम आदमी है, 1 1 ही रहेगा। मगर जब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा? यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? भाई ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट होती है, ये अपने जहन में हमेशा रखिएगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा दुनिया में 1 के बराबर होती है। ओमेगा की पावर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा बराबर होता है √-1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? +1 के। और ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है? ये सिंपल ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर क्यों होता है? इसको भी समझ लीजिए कि भाई देखो, अगर ओमेगा की पावर 4 आ रहा है, तो कभी भी ओमेगा के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही हो, 3 के अलावा कोई भी पावर आ रही हो, आप क्या करते हो? हमेशा उसको ब्रेक करते हो। कैसे ब्रेक करोगे? क्या 4 3 के टेबल में आते हैं? नहीं आते, उसको ब्रेक कर दो। किस तरह पावर्स को ब्रेक कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा की पावर क्यूब इंटू ओमेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो सिंपल तरीके से क्या बचा आपके पास? ओमेगा बच गया। तो ओमेगा की पावर 4 का आंसर क्या होता है? ओमेगा होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। आगे मूव करते हैं। अगले नंबर पे देखो, थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायरिंग बेस्ड प्रॉपर्टी। ये स्क्वायरिंग बेस्ड प्रॉपर्टी भी बड़े मजे की है। ये स्क्वायरिंग बेस्ड प्रॉपर्टी पता है क्या कहती है? ये कहती है कि भाई तुम कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लो। कॉम्प्लेक्स कौन से? दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। अगर तुम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लो, तुम्हें अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। यानी कि मुझे मालूम है कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको आसान भाषा में क्लियर करता हूं, आसान भाषा के अंदर। ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई एक जादू है। अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, यानी कि अगर तुम इस वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर लोगे ना, तुम्हें आंसर में ये वाली टर्म मिल जाएगी। और अगर तुम इस वाली टर्म पे स्क्वायर लोगे, तुम्हें आंसर में ये वाली टर्म मिल जाएगी। ये जादू है इसका। तभी इसकी प्रॉपर्टी इतनी फेमस है भाई। ये कैसे? आइए देखते हैं। भाई ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर तुम एक क्यूब रूट के ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर स्क्वायर लो, यानी कि मैंने ओमेगा पे स्क्वायर लिया, तो किसके बराबर आएगा? जाहिर सी बात है, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यानी कि देखो, तुमने लिया ओमेगा था और उस पे स्क्वायर लिया, तुम्हें आंसर में क्या मिल गया? तुम्हें दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल गई। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं, ओमेगा स्क्वायर लेता हूं और उस पे फिर एक स्क्वायर ले लेता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया ओमेगा क्या बन जाएगा? ये ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है? ओमेगा के। तो देखो, लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर था और उस पर स्क्वायर लिया, तो आंसर में मुझे दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल गई। तो जादू देखा आपने? ये स्क्वायरिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, कि तुम एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लोगे, तुम्हें आंसर में दूसरा मिल रहा होगा स्क्वायर करने के ऊपर। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी कर ली कैसे कर रही थी। सही है। देन चलते हैं इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी बड़े मजे की है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है मेरा बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई देखो, कि जो भी दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, यानी कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आसान भाषा में कैसे? भाई हमें मालूम है कि हम अगर तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेते हैं, हमें ये बात मालूम है ना मेरा बच्चा, कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो लेट सपोज मेरे पास 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से 1 गायब कर दूं, कोई मसले की बात तो है नहीं। सिंपल सी बात हुई, क्या बचेगा? ये बचेगा यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? 1 के आ जाएगा। सही है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई।
वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ओमेगा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि यार मेरे पास एक दफा ओमेगा की वैल्यू बराबर आ रही है 1/ओमेगा स्क्वायर की, और एक दफा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/ओमेगा की। आसान भाषा में कि मैं जो भी चीज क्वेश्चन में लेता हूँ, एक दफा वो आंसर बन जाती है और एक दफा आंसर मेरा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। तो आसान भाषा में जो एक चीज, एक दफा जो चीज क्वेश्चन है वो आंसर बन जाती है, आंसर क्वेश्चन, तो इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, दोनों क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, एक दूसरे का इनवर्स आ रहे हैं। तो ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, बट दे आर आल्सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है मेरा बच्चा। ये कॉन्सेप्ट भी बिलियन डॉलर्स का आपको लाजमी आना चाहिए, आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। क्लियर है मेरा बच्चा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। एक और टॉपिक आ रहा है अभी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया, मगर उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि पोलर फॉर्म बेस्ड प्रॉपर्टी है, उसको समझाने के लिए मुझे पहले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लेकर आऊंगा। अच्छा भाई, अब देखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये भी बड़े मजे का टॉपिक है। ये फेडरल का टॉपिक है, नॉर्मली ये आपको सिंध बोर्ड की किताबों में नहीं मिलेगा, बट ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है, इसलिए करवाता मैं हर दफा हर बच्चे को। क्लियर है मेरा बच्चा। तो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं बहुत हंसते हंसते खेलते खेलते फेडरल के टॉपिक भी अपने स्टूडेंट्स को करवा देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफाइंड पैटर्न नहीं होता। क्लियर है मेरा बच्चा। एनईटी के अंदर भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। इसलिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अब देखो लेट सपोज मेरे पास एक्स बराबर आ रहा है 1 के, और 1 की पावर में आ रहा है 1/4। या इसको चलो मैं आसान भाषा में लिख देता हूँ कि मेरे पास x एक ऐसी टर्म के बराबर है, एक ऐसी वैल्यू के बराबर है जो कि फोर्थ रूट आ रहा है। क्या आ रहा है, फोर्थ रूट। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इस फोर्थ रूट को रिमूव करूंगा तो बेटा पावर में क्या आएगा, 1/4 आएगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और मैंने फिर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो वैल्यूज आ रही हैं, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो वैल्यूज आ रही हैं, आपने क्या करना है, अगर आपने एक वैल्यू की, एक टर्म की पावर को दूसरी इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करवाना है, तो बेटा पावर हमेशा रेसिप्रोकल होकर दूसरी तरफ मूव करती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब बेसिकली प्लस के 1 को अगर इस तरफ भेजें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये आपके पास क्या बन गया, x की पावर 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो भाई सिंपल तरीके से इसको पावर को ब्रेक डाउन कर दूंगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, है ना भाई। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1। तो भाई बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। अगेन ये डेरिवेशन आ रही है, आपने खाली डेरिवेशन समझनी है कि वो क्या रहा है, वरना अगर डायरेक्टली लिखवा दूंगा समझ में नहीं आएगी। तो मेरा बच्चा ये क्या बन गया, देखो ये आपके पास आ गया सिंपल तरीके से फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल टू के बाद 0। ये वाली टर्म फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो करने की नीड नहीं है। सही है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, और एक फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर सपोज कर लिया जाएगा। तो एक दफा आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक की बात भी सबको क्लियर होगी। अब जरा गौर से देखें, अगर मुझे इस फैक्टर में से x की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है प्लस के 1 को दूसरी तरफ भिजवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वहां पे जाके बन जाएगा माइनस का 1, है ना भाई। तो अब देखो मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब कभी आप स्क्वायर आपके पास गिवन होता है, रूट अप्लाई करोगे तो बेटा प्लस माइनस की फॉर्म में क्या आ जाएगा, आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव का 1 आ जाएगा। सही है ना। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट के नेगेटिव का 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, मुझे यहाँ से भी x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस के 1 को दूसरे भिजवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वहां पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू चाहिए तो मेरा बेटा जाहिर सी बात है अंडर रूट लूंगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 है अंदर, यहाँ पे क्या प्लस का, तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि जब कभी आप रूट लेते हो तो आपको प्लस माइनस की वैल्यू आ रही होती है। अब दो चीजें हैं, अब देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट में -1। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है रूट के अंदर -1 के। तो बेसिकली यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस का आयोटा, यानी कि x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस का आयोटा। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस का 1। तो बेसिकली हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ रही होंगी। x की हमारे पास कौन कौन सी 4 वैल्यूज आ रही होंगी, और से देखिएगा मेरा बेटा। एक वैल्यू आपके पास x की आ रही होगी प्लस का आयोटा, एक वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव का आयोटा,
एक वैल्यू आ रही होगी पॉजिटिव का 1, एक वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव का 1। ये चार आंसर्स हमारे बेसिकली आ रहे होंगे। क्या कहा मैंने, दोबारा समझ लीजिएगा मेरा बच्चा। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का रूट में -1, और रूट में -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो भाई हमारे पास यहाँ से यानी कि x की वैल्यूज आ गई। क्या x की वैल्यू आ गई मेरा बेटा, एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस का आयोटा, और चूंकि यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली माइनस का 1, जब वहां पे गए तो प्लस की वैल्यू आई थी, तो x की डायरेक्टली दो वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई। इस तरीके से हमारे पास फाइनली जो वैल्यूज आई है वो कैसी आई है मेरा बच्चा, हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आ गई आयोटा, नेगेटिव आयोटा 1 और -1। ये जो आपके पास सेट आया है ना, इस सेट को बेसिकली कहा जाता है मैथ्स के अंदर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। कहने को इसकी तमाम बातें वही हैं जो बाकी लोगों की होती हैं। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास जो बेसिकली होता है ना, ये सारी कोई प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होता है एक तरीके से, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली। अच्छा, इस बेसिकली जो सॉल्यूशन सेट मैंने आपके सामने लिखा है, इसको लिखने के अंदर ऑब्वियसली 1, -1 पहले आता है, आयोटा और नेगेटिव आयोटा बाद में आते हैं। तो भाई ये जो 1 और -1 है, यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये रियल पार्ट्स होते हैं 1 और -1। और ये जो आयोटा और नेगेटिव आयोटा है, इनको कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। और ये बिल्कुल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे होते हैं कि आपके पास इनका सम बराबर होगा 0 के, इनका प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, स्क्वायर्स होते हैं एक दूसरे का, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। तो भाई ये स्टेटमेंट सारी की सारी बड़ी बेसिक है, आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट बड़ी बेसिक सी है, हमें लाजमी मालूम होनी चाहिए, सही है ना। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट था। इसको मैंने क्यों दिया, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है उसके लिए आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लाजमी मालूम होना चाहिए था। अब बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता, इसलिए मैंने बता दिया। कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसको भी लिख देता हूं दोबारा से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 1 रियल पार्ट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स पार्ट है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर 1 और -1 रियल पार्ट है, आयोटा नेगेटिव आयोटा कैसा है आपके पास, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्लियर है मेरा बच्चा, आई होप ये वाली बात अब सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक और चीज अब देखते हैं। अब देखो आपके पास जो भी ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं। अब आपके पास जो भी मेरा बेटा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, किसकी बात करूं देख लो और से, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आपके पास होता है, इसके अंदर मेरा बच्चा ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस टर्म को कहते हो आप, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को कहते हो। ये बातें मैं ऑल दो पढ़ा चुका हूं, बट चूंकि ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं एक दफा दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने नहीं लिखी तो खुदा रहा बेटा इसको बैठ के लिख लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास होता है, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये स्क्वायर होते हैं एक दूसरे का। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि स्क्वायर ऑफ ईच अदर है, सही है ना। एमसीक्यू अक्सर पूछ लेता है, वन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द डैश। तो भाई स्क्वायर होते हैं एक दूसरे का, सही है ना। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये रेसिप्रोकल भी होते हैं एक दूसरे का, क्लियर है मेरा बच्चा। ये कॉन्जुकेट भी होते हैं एक दूसरे का, ये बदल बदल के नाम रखे हुए, ये कॉन्जुकेट भी होते हैं एक दूसरे का, और ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी होते हैं एक दूसरे का। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्यू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये ना सिर्फ एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, बल्कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी होते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक चीज और देखिएगा। अब देखो हमारे पास कई तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 30 के मैंने आपको कहा जाता है सॉल्व करो। मेरा बेटा हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी ओमेगा के ऊपर हाईएस्ट पावर आ रही हो, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ओमेगा क्यूब। कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर आ रही हो, तो हमेशा क्या फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ओमेगा क्यूब फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यानी कि कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर आ रही होगी, हम कोशिश करेंगे ओमेगा क्यूब बनाने की, क्योंकि ओमेगा क्यूब बेसिकली बराबर होता है किसके, 1 के। ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के। अब देखो ये ओमेगा की पावर 30 आ रहा है, क्या 33 के टेबल में आता है। आपने सिंपल क्वेश्चन देखते साथ ये चीज नोट करनी है, क्या 33 के टेबल में आता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 1 होगा भाई, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। सिमिलरली लेट सपोज अगर मैं आपके सामने रखता हूँ ओमेगा की पावर 32, अब देखो और से सोच के बताओ, क्या 32 3 के टेबल में आता है। अब आप बोलेंगे सर 32 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर सोचो 32 से पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। आप बोलेंगे सर 30 है, तो भाई पावर्स को ब्रेक करके लिखेंगे। यानी कि 32 चूंकि 3 के टेबल में नहीं आता, बट मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, पावर्स को ब्रेक कर दोगे। 32 से पहले 30 आता है, तो 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा।
और ये हमने क्या काम करा भाई, देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, whenever two terms multiply and their bases are same their power always add, तो भाई हमने सिंपल पावर्स को ब्रेक कर दिया, है ना भाई। अब मुझे मालूम है कि ओमेगा की पावर 31 के बराबर होता है, तो बेसिकली ओमेगा की पावर 32 का आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारे पास अगर आ जाए ओमेगा की पावर 56 आ जाए, तो भाई 56 का 3 के टेबल में आता है, चेक कर लो। 3 के टेबल में 5 होता है, बिल्कुल होता है। कितना बचा कैरी हुआ, 22 कैरी गया, 26 बचेगा, नहीं आता 56। फिर कौन सा नंबर आता है, क्या 25 आता है, नहीं आता। क्या तुम्हारे पास 27 आता है, 24 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या होगा, 54 पे जाके ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा, देखो आसान तरीके भी सॉल्व करवाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को, पहले एक बेसिक तरीका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप आसान वे में सॉल्व करना चाहते हो, आसान तरीका भी समझा देता हूँ। कभी भी अगर आपके पास ओमेगा के ऊपर कोई भी हाईएस्ट पावर आ रही हो, तो आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी नंबर आ रहा है ना, उस नंबर को सिंपल ब्रेक करके ऐड कर दो, ब्रेक करके इंडिविजुअल नंबर को ऐड कर दो। तो 5 + 6 क्या बन जाएगा, 5 + 6 बराबर होता है किसके, 11 के। तो ओमेगा की पावर क्या बन गया तुम्हारे पास, 11। अब देखो क्या ओमेगा की पावर 11 3 के टेबल में आता है, अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं आता, तो कौन सा पहले वाला नंबर आता है, आप बोलोगे सर 9 आता है। उसको ब्रेक कर दो, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर के अंदर, तो ओमेगा की पावर 9 खत्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए ओमेगा की पावर 3348, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया, कहता है इसको सॉल्व करो। अब बच्चा बोलता है सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा कोई मसले की बात थोड़ी है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, तुमने कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो भी इंडिविजुअल टर्म्स आ रही हैं सबकी पावर्स को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 3 + 3 + 4 + 8, तो क्या बन गया मेरा बेटा 3 + 3 4 + 8, ये आई गेस बन जाएगा तुम्हारे पास 18। तो क्या बन गया तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 18। भाई क्या 18 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है। जब बिल्कुल आता है तो मेरा बेटा इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली लेट सपोज अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए ओमेगा की पावर 241, तो 241 कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से, आसान तरीका। जितनी भी इसके ऊपर ही पावर आ रही है ना, इन पावर की इंडिविजुअल टर्म्स को ऐड करवा दो, क्या बन जाएगा 2 + 4 + 1। 2 + 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ओमेगा की पावर 7 को सॉल्व कर लोगे, वही आंसर आएगा जो ओमेगा की पावर 241 का होगा। ओमेगा की पावर 7 कैसे सॉल्व करोगे, 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 7 से पहले का कौन सा नंबर आता है, ओमेगा की पावर 6 आता है, तो भैया ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिंपल ओमेगा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देख लो, ओमेगा की पावर -24 आ जाता है, तो बेटा ओमेगा की पावर -24 को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके, सबसे पहले इस टर्म को ऊपर से नीचे सेंड कर दो। जब ये टर्म ऊपर से नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है नीचे जाके क्या होगी, पावर इसकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अभी तो नेगेटिव है ना, तो क्या बन जाएगा, ऊपर से नीचे आके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 1/ओमेगा की पावर 24, सही है ना। अब देख लो भाई 24 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा, तो इस तरह की बेसिक क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं, आपको लाजमी आने चाहिए। इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें पेपर में बहुत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा मुझे, और ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है। कहता है कि भाई बताओ 2 + ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या था, ओके। बताओ भाई 2 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, क्वेश्चन चलो इस तरह से कुछ आ रहा है। यार ये भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ दो इस वाले को, उसके पीछे रीजन है कि लेफ्ट ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन हो जाना है और आपको मसला कर देगा। मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, 7 प्लस का ओमेगा इंटू 7 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू डैश, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बड़े एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई इनको कैसे सॉल्व करोगे, भाई बेसिक चीज है, ये दो ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 दर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 49 हो जाएगा। 7 जाके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 7 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 7 ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या है, 0 का 0। अब देखो यहाँ पे 49 का 49 एज इट इज रहेगा। इन दोनों टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, 7 वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा बच गया, सही है ना। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, 7 कॉमन आ रहा था, हमने 7 कॉमन ले लिया मेरा बच्चा, क्लियर है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के, हम पढ़ चुके हैं। अब देखें बेटा, हमें एक चीज मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के। तो बेटा कहीं पे अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -1 बन जाएगा भाई।
यानी कि अगर कहीं पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर कहीं पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन रख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपली माइनस का वन आ जाएगा। प्लस का वन बाहर एज इट इज का एज इट इज। अब क्या करेंगे, देखो 49 माइनस का 7 प्लस का वन, तो 49 में से 7 आप निकाल दो तो क्या बन जाएगा भाई, 49 प्लस का 50, 50 में से 7 आपने निकाल दी तो ऑब्वियसली 43 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 43 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को आप इस पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हो, क्लियर है मेरा बच्चा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आपने बस घबराना नहीं होता भाई, परेशान नहीं होना, बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। कोई मसले की बात इसके अंदर, भाई हमारे मुल्क के जो है ना बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा तो बेटा अब मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम पहले आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम ये है कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन पोलर फॉर्म। क्या नाम है इस टॉपिक का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन पोलर फॉर्म। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पोलर फॉर्म क्या होती है क्या नहीं होती, उसके बाद कुछ आगे बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर, ओके। अच्छा भाई, और इसी तरीके से फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी पोलर फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, टॉपिक का नाम क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन पोलर फॉर्म। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं कि भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, सही है ना, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और पोलर फॉर्म क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बेटा पोलर फॉर्म एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है जो कि हमेशा एंगल्स और लेंथ की फॉर्म में बात करती है। पोलर फॉर्म बेसिकली कौन सी फॉर्म होती है, आर थीटा फॉर्म कहलाती है। यहाँ पे आर क्या होता है, आपका जो भी सर्कल होता है उस सर्कल के अंदर जो भी पर्टिकुलरली या जो भी पर्टिकुलर आपका जहां पे आपका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है आर। और थीटा बेसिकली एंगल होता है रेडियन फॉर्म के अंदर, सही है ना। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में क्या काम करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आता है कि भाई पूछ लेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पोलर फॉर्म के अंदर बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या वन की वैल्यू क्या होगी। तो भाई सबसे पहले मैं आपके सामने एक सर्कल बनाना चाहूंगा, देखो सारी बातें समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर सबसे पहले मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल। अब देखो, अभी परेशान मत होना बिल्कुल भी, एक एक चीज समझाऊंगा। देखो मुझे एक बात क्लियर करो सारे के सारे बच्चे, मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास ये एक सर्कल आ रहा है, मुझे इस सर्कल को डिवाइड करना है। अब इस सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ये कितने हिस्सों का जवाब मुझे मिलेगा अपने टॉपिक से, कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट्स होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट्स होते हैं मेरा बेटा, हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, 3 एलिमेंट्स होते हैं, पहली चीज, सही है ना। अब देखो मुझे मालूम है दुनिया में हर सर्कल की जो एंगुलर वैल्यू होती है वो क्या होती है, 360 डिग्री होती है। यानी कि एक जो अपना एंगल होता है वो कंप्लीट चक्कर को कंप्लीट करता है 360 डिग्री पे कंप्लीट करता है। अब बेसिकली मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, इनके एलिमेंट्स को एंगुलर फॉर्म पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, पोलर फॉर्म पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इनके एलिमेंट्स को। तो मुझे ये बात देखनी है कि भाई टोटल जो एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है, ये बात हम सबको मालूम है। टोटल जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, सबको मालूम है। मगर एक इंडिविजुअल इनका ये एलिमेंट, ये वन या ओमेगा स्क्वायर, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट कितने इंटरवल पे बन रहे हैं, पहले मुझे उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, देखो मुझे मालूम है कि टोटल एलिमेंट्स 3 आ रहे हैं और एक कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री, तो 360 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्या बन जाएगा, 3 वन जार 3, 3 टू जार 6 और 0 का 0, यानी कि 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री, और इसको अगर रेडियन पे आप कन्वर्ट कर दो तो रेडियन के ऊपर आएगी इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 आएगी। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि भाई 120 डिग्री को सिंपल आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो डिग्री रेडियन में क्या होगा, 2 पाई बाई 3। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, मैंने जो आपके सामने सर्कल ड्रॉ किया ये एक यूनिट सर्कल है। कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल की खास बात क्या होती है कि मेरा बेटा इसका रेडियस हमेशा बराबर होता है 1 यूनिट के, सही है ना। अब देखो मेरे पास ये क्या आ रहा है, ये एक सर्कल आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा बच्चा, ये एक सर्कल आ रहा है। मैं अपना कलर भी चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास ये एक सर्कल आ रहा है। अब जो मेरे पास ये सर्कल आ रहा है ना, इस सर्कल के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इस सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है।
क्यों 3 हिस्सों में डिवाइड करना है? क्योंकि मेरे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रही है 3 आ रही है, सही है पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप और करें तो मैंने यहाँ पे एक और जुमला क्या लिखा कि भाई हमने टोटल एंगल को 3 से डिवाइड किया, तो यानी कि मेरे पास जो एक इंटरवल का एंगल है वो कितना आ गया, 180 डिग्री, 120 का आ गया। तो भाई देखो लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे मेरे पास सेंटर है, सही है ना, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या है, सेंटर है। तो ये मेरा पहला एक्सेस होगा, तो यहां से लेके लेट सपोज मैंने यहां तक की, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से अपने इसको कर देना है हिस्सों में ब्रेक, इस तरीके से, सही है ना भाई। तो यानी कि हमने सिंपल तरीके से क्या काम करना है मेरा बच्चा, हमने अपने सर्कल को एग्जैक्टली 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, हमने अपने इस सर्कल को पर्टिकुलरली 3 हिस्सों के अंदर क्या कर दिया मेरा बेटा, ब्रेक कर दिया। ये क्या काम किया मैं भी समझा देता हूँ। भाई देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर चूंकि 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने इस बात को फिगर आउट किया कि सर्कल को कितने हिस्सों में तोड़ना है, 3 हिस्सों में तोड़ना है। अब ये मैथ्स मेरे अब्बा जान की तो है नहीं, ये आइंस्टाइन ये न्यूटन मेरे दादा परदादा तो रखते नहीं थे कि मैं अपनी मर्जी तोड़ दूं। तो हमने 360/3 करा, यानी कि ये जो एक इंटरवल आया, ये एक इंटरवल कितने डिग्री का आया है, 120 डिग्री का आया है, सही है ना। ये एक इंटरवल कितने उसका है, 120 का है। अब देखो अगर यहाँ पे ओरिजिन था, यहाँ से अगर ये सर्कल स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 120 है, तो मुझे बात बताओ अब इसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा। जाहिर सी बात है ये वाला इंटरवल भी 120 डिग्री का ही है, तो ये पूरा कितने का होगा, 120 120, जाहिर सी बात है 240 का होगा। अब तमाम लोग बोलेंगे है ना भाई, कितने का होगा मेरा बेटा, ये होगा 240 का। कितने का होगा मेरा बच्चा, 240 का होगा। भाई एक कंप्लीट जितने भी ये इंटरवल आ रहे हैं कितने के आ रहे हैं, 120 डिग्री के आ रहे हैं, सही है ना। ये तीनों इंटरवल्स कितने कितने के, 120 120 120 के हैं। तो जाहिर सी बात है भाई यहां से लेके यहां तक का ये 120 है, तो फिर यहां से लेके यहां तक का कितने तक का होगा, 240 का होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस है ना भाई। और फिर वापस 240 से लेके यहां तक का कितना का होगा, 360 तक का होगा। 240 में जब 120 और डालोगे तो क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके आंसर्स कैसे निकालोगे। अब बेसिकली हमने डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अब हम लोगों ने बेसिकली अपने जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, इसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स, हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पोलर फॉर्म में इसका आंसर फाइंड करना है। बेटा पोलर फॉर्म के अंदर आंसर कैसे आता है, आर और थीटा की फॉर्म में आता है। अब जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो बात कहने वालों सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। तीनों के बारी बारी आंसर फाइंड किए जाएंगे, किस फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर। देखो सबसे पहले रियल पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट चूंकि पहले नंबर के ऊपर, सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर यानी कि जो पहला आ रहा है मेरे पास, पहला एलिमेंट क्या है, 1। पहला एलिमेंट जो 1 आ रहा है, तो इसका आंसर किस फॉर्म में निकालना है, पोलर फॉर्म में निकालना है, आर और थीटा की फॉर्म में। देखो आर क्या होता है, आर बेसिकली हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट की लेंथ। अब देखो सेंटर से चूंकि लाइन का डिवीजन हुआ होगा, चूंकि सेंटर से लाइन का डिवीजन हुआ होगा, तो सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है इसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। तो सर्कल से सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस कौन सा होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा बेटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास 1 के। किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। और एंगल क्या है भाई, यहां से मेरा सर्कल बनना स्टार्ट होता है। ये जो मेरा सर्कल होता है मेरा बेटा, यहां से तो मेरा ये एंगल कंप्लीट होना स्टार्ट हो रहा है ना। देखो कभी भी आपका जो एंगल फॉर्म होता है वो यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जब वापस ही यहाँ पे जाएगा तो कंप्लीट होगा ना आपका एंगल। कहने का मकसद क्या है, यहाँ से तो भाई यहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस मोमेंट के ऊपर मेरा क्या पर्टिकुलर इंटरवल का एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्या होगा, 0 डिग्री। कैसे भाई, देखो अभी मैं इस वाली लाइन का एंगल फाइंड कर रहा हूँ, सही है ना, इस वाली लाइन का। तो मेरा बच्चा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, और जो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, रेडियस के बराबर, जो कि यूनिट सर्कल है तो 1 होगी। और एंगल इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 0 का होगा। अच्छा भाई अब देखो मैं यहाँ पे दूसरे एलिमेंट का एंगल निकालने वाला हूँ, और दूसरे एलिमेंट का आर। देखो अब दूसरा एलिमेंट क्या है, ओमेगा है। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है मेरा बेटा, ओमेगा। ओमेगा को देखो, देखो अगेन ये जो मेरे पास लाइन आ रही है, कौन सी लाइन है भाई, ये सेंटर से लेके कोने तक के ऊपर जा रही होगी, है ना भाई। और ये सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। और यहाँ पे ये रेडियस नहीं है, बल्कि क्या है, ये आर। आर क्या है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ये आर रेडियस नहीं है, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ यहाँ पे क्या है, सेंटर से कोने तक की रेडियस ही है, जो कि ऑब्वियसली 1 के बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, 1 होगी। मगर यहाँ पे एंगल चेंज होगा। क्यों एंगल चेंज होगा, कि मेरा बेटा इस जगह तक का एंगल की वैल्यू क्या है, इस जगह तक की एंगल की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इस जगह तक की एंगल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 120 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पोलर फॉर्म के अंदर हमेशा अपने एंगल को आप किस फॉर्म में लिखते हो, रेडियन की फॉर्म में लिखते हो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो फिर तीसरा आपके पास जो एलिमेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। इसको भी लिखना पड़ेगा।
तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे होगा, इसका इंटरवल यहाँ पे, ये रहा, सही है ना, ओमेगा स्क्वायर थर्ड इंटरवल जो आपने बनाया था ये बनाया था, ये पहला इंटरवल ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अब देखो थर्ड इंटरवल के ऊपर गौर से, यहाँ पे भी अगेन देखो मेरा बेटा, आपका आर की वैल्यू लाइन सेगमेंट की वैल्यू, इस पूरी लाइन सेगमेंट की वैल्यू क्या होगी, आर बेसिकली लाइन सेगमेंट की लेंथ होता है, तो क्या होगी, ये भी 1 ही होगी। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखो यहां तक का एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल 120 था, मगर यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या होगा, 240 होगा। और 240 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करवाओगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई, क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, 1,4 पाई बाय 3। ये बेसिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। बेटा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत पूछा जाएगा, बेतहाशा पूछा जाएगा, तो आपको लाजमी आना चाहिए। क्लियर है मेरा बच्चा, क्या कहा मैंने भाई, देखो 1 आपके पास टर्म आ रही थी, 1 को आपने इसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर ही फाइंड करोगे, यानी कि जो पहला इंटरवल आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो वहां पे एंगल क्या होगा, 0 होगा। दूसरे इंटरवल के ऊपर एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का। तीसरे इंटरवल पे एंगल क्या होगा, 240 का। सर ये वापस क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा बेटा 3 इंटरवल है खाली, तो एक इंटरवल अगर ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा, अब चौथा इंटरवल थोड़ी है आपके पास में, तो आपने 3 हिस्सों में खाली ब्रेक किया है ना, इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। तो अगर तो ये वापस जाएगा तब 360 डिग्री होता है, अभी तो वापस ही नहीं जा रहा, तो ब्रेक किस पे हुआ है, ब्रेक जिस पे हुआ है उसको लिखोगे। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी अक्सर पूछ ली जाती है, अक्सर एक एमसीक्यू नस साइड पे, आईवीएस साइड के ऊपर, एनईटी साइड पे भी आया हुआ इनफैक्ट, कि वो अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब पोलर कोऑर्डिनेट में हम करते हैं तो एक इंटरवल की लेंथ कितनी होती है, यानी कि एक इंटरवल की लेंथ। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख रहे होते हो, पोलर फॉर्म में लिख रहे होते हो, उसका जो एक इंटरवल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 120 डिग्री होती है, या फिर 2 पाई बाय 3 होती है। तो ये एमसीक्यूज पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या, उसको भी समझ लेते हैं मेरा बच्चा। चाहूंगा कि भाई पहले नंबर के ऊपर आर आपका हमेशा 1 रहेगा, उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा होता है, यूनिट सर्कल के ऊपर हम प्रूव कर रहे होते हैं। यूनिट सर्कल के अंदर एक ऐसा सर्कल होता है, यूनिट सर्कल, जिसके अंदर आपकी रेडियस की वैल्यू, आपकी जो लेंथ होती है सर्कल की, हमेशा 1 के बराबर होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, रेडियस का 1 होता है। और दूसरे नंबर के ऊपर के भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर भी जो आपका रियल पार्ट इट इज ऑलवेज 1। दैट्स द बेसिक रीजन, हम उसको हम चेंज नहीं कर रहे होते, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम चेंज नहीं कर रहे होते, तो वन ही आपके पास आर की हमेशा वैल्यू होती है। और फिर मैंने आपको बेसिक पूरे स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अगर कोई फनकारी होती है और कुछ चेंज होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें मसले की बात नहीं है। वो क्वेश्चन देखते साथ ही हमें अंदाजा उस क्वेश्चन को फिर पढ़ के हो सकता है उस क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है। एक चीज ये हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक बात डिफाइन करता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ अब की बारी में मेरे पास आ रहा है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्या आ रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अभी मुझे मालूम है आपके जहनों में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, उनको समझने के लिए आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को देखेंगे। अगर ये फोर्थ रूट यूनिटी देखते हैं आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, मैं दोबारा पूरी डायग्राम बना रहा हूँ। लेट सपोज मेरे पास सर्कल है गेम, मुझसे अब की बारी में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बात को जरा समझिएगा, बड़े गंभीरता वाली बात है। फोर्थ रूट यूनिटी, सबसे पहले मुझे बताओ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते कौन कौन से। आप बोलोगे सर 1 -1, सर आयोटा, सर माइनस आयोटा, है ना भाई। सर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो ये 4 होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक इंटरवल कितने डिस्टेंस में बनेगा, कितने एंगल के ऊपर बनेगा। इसका फैसला कैसे करेंगे, हम सिंपल तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंगल से डिवाइड करवा देंगे। तो मुझे मालूम है कि कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है 360 होता है, उसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है मेरा बच्चा। तो 360 को आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो एक इंटरवल कितने फासले का बनेगा मेरा बेटा, 90 का बन रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना भाई। कैसे सर, मेरा बेटा 4 9s 36 एंड देन 4 0 0, तो आपके पास एक एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेकेज कर दें, यानी कि एक इंटरवल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है ना भाई। यानी कि यहाँ से अगर मेरा स्टार्ट होता है 0 डिग्री यहाँ पर आ गया, 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, फिर और 90 डिग्री यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। और अगर इसको रेडियन की फॉर्म पे हम लिख दें तो रेडियन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा π/2, इधर आ जाएगा पाई, इधर क्या आ जाएगा 270 डिग्री बराबर होता है 3π/2 के। किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 3π/2 के। अब जरा गौर से समझिएगा बात को। मुझे मालूम है पिछले वाले टॉपिक को लेके थोड़े मसले मसाइल है ना, तो बेटा इसको समझो
वो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे। कैसे भी देखिएगा जरा। अब देखो हमें बेसिकली क्या करनी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे आइए गौर से देखते हैं। मेरा बेटा सर्कल कैसा है, सर्कल है हमारे पास है यूनिट सर्कल। कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल। ओके, अब देखो मेरे पास ये चार है, इन चारों की हम वैल्यूज निकालते हैं। बेसिकली हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की पोलर फॉर्म पे वैल्यूज निकाल लें। और पोलर फॉर्म पे वैल्यूज निकाली कैसे जाती है, आर और थीटा की फॉर्म में। आर बेसिकली आपकी लेंथ होती है जिस, और ये आर कौन सी लेंथ होती है एक्सप्लेन ये भी कर देता हूँ बेटा। ये आर आपकी वो लेंथ होती है जहां पे आपका जो लाइन होती है, आपका जो पॉइंट होता है डिवाइड किया गया होता है, उस वक्त तक की लेंथ होती है, उस जब तक की लेंथ होती है। अब लेट सपोज अगर मेरे पास ये मेरा पहला इंटरवल आ रहा है, ये मेरा पहला इंटरवल आ रहा है, सही है ना। तो ये लेट सपोज पॉजिटिव 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1,0। ये 1,0 क्यों है, क्योंकि मेरा बेटा ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना भाई। ये पहले जो मेरे पास यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर वैल्यू है किसकी, पॉजिटिव 1 की। तो जाहिर सी बात है रियल टर्म आ रही है तो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। अब ये आर क्या है, आर इज बेसिकली हमारे पास आर क्या होता है, आर हमारे पास क्या है, वो पर्टिकुलर लेंथ जिसके ऊपर हमारा पर्टिकुलर जो हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है उसको हम आर कह रहे होते हैं, और थीटा हमारा एंगल होता है। तो भाई यहाँ पे मेरा, जहाँ पे ये लाइन कट हुई, यहाँ पे मेरा एंगल क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब दूसरा वाला देखिएगा -1। -1 के लिए भी अगेन देखो, अब ये वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, इसके ऊपर भी देखो आर की वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी, एक तो यूनिट सर्कल है ना भाई। तो यूनिट सर्कल के ऊपर आर क्या है मेरे पास, बेसिकली वो पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की लेंथ है। तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या कहलाएगी, रेडियस होगी, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 कॉमा, और यहाँ पे मेरा एंगल क्या है मेरा बच्चा, π/2 के बराबर है। किसके बराबर है, π/2 के। अब देखो यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे भी मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, आर कॉमा, ये किसकी वैल्यू होगी, आयोटा की होगी, पॉजिटिव आयोटा की। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपल 1 कॉमा, हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, पाई का बन रहा है। और फिर चौथी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस इंटरवल के लिए होगी, क्या होगी मेरा बेटा, नेगेटिव का आयोटा होगी। अगेन इसके लिए आर क्या होगा, 1 होगा, और एंगल क्या होगा मेरा बेटा, एंगल होगा हमारे पास 3π/2। क्या होगा मेरा बच्चा, 3π/2। इस तरीके से चारों के चारों आंसर आ जाएंगे। अब बताओ खुश हो, अब क्लियर है सबको, अब किसी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है, कुछ बेसिक एमसीक्यूज आ रहे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लेट सपोज मुझसे कहा जाता है कि ओमेगा की पावर के अंदर क्या आ रहा है, 3n प्लस का 1 है, सही है ना। मुझसे कहा जाता है बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों इन क्वेश्चंस के अंदर बड़ा पैनिक करके आते हैं। भाई देखो मैंने आपसे एक बात, जब मैंने आपको बताई भी है कि भाई ओमेगा के ऊपर कभी भी पावर क्यूब होना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आंखें बंद करके इसका आंसर 1 होगा। तो भाई देखो, अगर कभी भी आपके ओमेगा की पावर 3n+1 आ रहा है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मेरा बेटा पावर्स को ब्रेक कर दो। अगर मैं इसकी पावर्स को ब्रेक कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3n और इंटू ओमेगा का ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, सही है। अब देखो ओमेगा की पावर 3n किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो n आ रहा है, n पता नहीं क्या होगा। अबे अल्लाह के बंदे, ओमेगा की पावर में अगर 3n आ रहा है तो खुद गौर से सोचो, क्या तुम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते, ओमेगा का क्यूब एज इट इज का एज इट इज, पावर में n एज इट इज, लिख सकते हो ना मेरा बेटा। तो ओमेगा की क्यूब 1 के बराबर होता है, और 1 की पावर में n हो या बेन हो या b हो या c हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल ओमेगा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के बराबर। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ओमेगा की पावर 3n+2, अब क्या करोगे। अब बहुत सारे बच्चे भाई डायरेक्टली सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो भाई देखो, इसको पहले आप ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा की पावर 3n किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा प्यारा बच्चा, अगर आपके पास आ रहा हो ओमेगा की पावर 3n प्लस का 4 आ जाए, कैसे सॉल्व करोगे, भाई देखो ओमेगा की पावर 3n एज इट इज का एज इट इज, ये प्लस के बाद 4 है ना, तो पावर्स को ब्रेक कर दो। भाई बचपन में पढ़ा होगा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो हम यही तो काम कर रहे हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं ना, पावर्स ऐड हुई नहीं, उनको ब्रेक कर रहे हैं। तो 3n+4 को ब्रेक करके लिख दिया, क्या बन गया, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 4।
ओमेगा की पावर 3n क्या होता है, 1 के बराबर होता है, कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा की पावर 4 एज इट इज आ गया, और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा मेरा बच्चा। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, हमारे मुल्क के नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, मगर किसी ढंग की टीचर से पढ़ने के बाद। क्लियर है मेरा बच्चा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा भाई, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है ये भी। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हमें मालूम है कि भाई सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा कहीं पे लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर होगा, है ना भाई। तो अगर मैं कहीं पे भी ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, तो इसका एक और मायने क्या होंगे, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का ओमेगा। अगर कहीं पे आ जाए आपके पास सिंपल ओमेगा, तो वहां पे सिंपल ओमेगा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर। अगर कहीं पे सिंपल 1 आ जाए, तो वहां पे भी आपके पास इख्तियार होता है रखने का नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव का ओमेगा। भाई देखो जो भी चीज, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी चीज गायब आ रही है ना, तो वो उसके बराबर होगा। यानी कि लेट सपोज ओमेगा स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, तो वहां पे आप नेगेटिव का 1, नेगेटिव का ओमेगा रख सकते हो। अगर आपके पास कहीं पे ओमेगा रखा हुआ है, तो वहां पे आप -1 इंटू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। अगर सिंपल कहीं पे 1 रखा हुआ है, तो आप उसको बराबर हो सकता है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव ओमेगा के। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है मेरा बच्चा, एक बड़ी सिंपल सी मैंने एग्जांपल आपको बात बता दी। अच्छा भाई, आप तमाम के तमाम आई होप के शागिर्दों को भी चीज क्लियर होगी। जल्दी से बता दो कि इस टॉपिक को, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक था और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक था, ये सबको फाइनली यहाँ तक क्लियर होता है, कोई मसला किसी बच्चे को।